हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्यूब सेंटर। आज हम ग्रेविटेशन देखने वाले हैं। साइंस 1 न्यू सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर 1 पार्ट 3। ये ग्रेविटेशन का थर्ड पार्ट है। ग्रेविटेशन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल। To understand gravitation completely, I request you to watch the first and second video. So, let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जो एक टॉपिक था बच गया था लास्ट वीडियो में, पहले वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करते हैं। Kepler obtained this law simply from the study of the position of the planet obtained by regular observation. He had no explanation as why planet obey this law. Means सिर्फ केपलर ने ऑब्जर्वेशन किया था, मतलब प्लैनेट कैसे रिवॉल्व होता है वो सब के ऊपर सिर्फ देखा था एंड उसने ऑब्जर्वेशन किया था, बट उसके पास कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। मीन्स उसने कुछ थियोरी प्रूफ नहीं किया था। ओके, वी विल सी बिलो हाउ दिस लॉ हेल्प्ड न्यूटन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हिज थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन। मीन्स ये जो केपलर का जो लॉ है, ये केपलर का लॉ यूज़ करके न्यूटन ने अपना थ्योरी को प्रपोज किया था, मतलब बनाया था, फॉर्मुलेट किया था। और वो थ्योरी कौन सा था? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। यूज़ योर ब्रेन पावर। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अपने ब्रेन पावर को यूज़ करिए एंड देन आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन। इफ द एरिया ESF इन द फिगर, ESF मतलब ये वाला एरिया, दिस एरिया, ओके, दिस एरिया is equal to the area ASB. ASB मतलब ये वाला, okay? What will you infer about EF? मतलब आप ये EF के बारे में क्या infer करोगे? Like what they are telling, ये जो एरिया है, ये जो ब्लू ये वाला शेडेड एंड ये एरिया इक्वल है, तो आप क्या इन्फर करोगे? ये EF कैसा है? लाइक कैन यू सी, ये जो एरिया है ये एरिया सेम है, ठीक है, बट ये EF का जो डिस्टेंस है एंड AB का डिस्टेंस है थोड़ा अलग है। EF थोड़ा छोटा है एंड AB थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है? लाइक ये जो सन है, ये सन जब प्लैनेट यहाँ पे था तो ये प्लैनेट सन के नज़दीक था, ये सुनो। इसके लिए उसने अभी एरिया जो ये कवर हुई है, एरिया ये कवर हुई है, वो सेम है, बट हम लोग ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग ये AB के बारे में बात कर रहे हैं एंड EF के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग फुल एरिया नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये पार्ट देख रहे हैं, AB एंड EF। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइक ये जो AB है एंड EF है, EF थोड़ा छोटा है, AB थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन द प्लैनेट, अगर ये जो प्लैनेट है ये सन से अगर नज़दीक है तो वो सेम टाइम में ये डिस्टेंस जो है ना, ये सिर्फ ये आग ज़रा बड़ा है। ओके, मीन्स यहाँ पे प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करेगा? थोड़ा फास्ट रिवॉल्व करेगा ना। एंड यहाँ पे प्लैनेट जब दूर है तो वो, जब सन से दूर है तो वो थोड़ा स्लो रिवॉल्व कर रहा है। इसके लिए EF डिस्टेंस जो है एंड AB जो डिस्टेंस है थोड़ा डिफरेंस है, बट ये सिर्फ सेगमेंट, ये सिर्फ सेगमेंट की बात है, ठीक है। पूरा एरिया ये जो है ये पूरा एरिया सेम है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एरिया, मार्क माई वर्ड्स, आई एम टेलिंग अबाउट EF। ये जो EF सेगमेंट है ये छोटा सा, इसके बारे में बात कर रही हूँ, एंड ये जो AB सेगमेंट है उसके बारे में बात कर रही हूँ, पूरा एरिया के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इसका कंक्लूजन क्या होगा कि जब भी कोई भी प्लैनेट से सन नज़दीक में है तो वो प्लैनेट कैसे मूव करेगा? प्लैनेट विल मूव लिटिल फास्ट। ओके, इसके लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड जब प्लैनेट दूर है तो वो थोड़ा स्लो मूव होगा, सो दैट वो डिस्टेंस थोड़ा स्लो कवर कर रहा है। मतलब अगर प्लैनेट सन से दूर है तो वो स्लोली मूव होगा, मतलब स्लोली रिवॉल्व करेगा। जब वो सन के बाजू में घूमता है तो वो स्लोली घूमेगा, जब प्लैनेट जो है वो सन के नज़दीक है तो वो फास्ट घूमेगा। ओके, इसके लिए ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है। सो लेट्स गो एंड सी आवर नेक्स्ट स्लाइड। Introduction to scientist John Kepler. Okay, he was born in 1571 and died in 1630. Was a German astronomer and mathematician. ये German astronomer and mathematician थे। He started working as a helper to a famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 16th century. Means वो सिर्फ एक फेमस जो साइंटिस्ट थे
ब्रेहन उनके सिर्फ यहाँ पे हेल्पर एज अ हेल्पर काम करते थे. ओके. आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्राहन, मतलब ब्राहन सडनली वो मर गए, तो केपलर वॉज अपॉइंटेड एज अ रॉयल मैथमेटिशियन इन हिज प्लेस. मतलब उनके मरने के बाद केपलर को एक रॉयल मैथमेटिशियन, मतलब उनको मैथमेटिशियन का ओहदा दे दिया था. एंड ही वॉज देन वर्किंग एज अ मैथमेटिशियन ओवर देयर. केपलर यूज्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लानिटरी मोशन मेड बाय ब्राहन टू डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन. मतलब केपलर ने उनका जो उन्होंने बताया था, ब्राहन ने बताया था कि प्लैनेट कैसे मोशंस, प्लैनेट के मोशंस के बारे में उन्होंने पहले से बताया हुआ था. उनके ऑब्जर्वेशंस और उन्होंने जो बताए थे प्लैनेट के पोजीशंस के बारे में, उन्हें यूज़ करके केपलर ने लॉ बनाया था. ओके, प्लैनेटरी मोशन का. ये लॉ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वीडियोज़ में, केपलर्स लॉ. ओके. ही रोट सेवरल बुक, उन्होंने बहुत सारे बुक लिखा. His work was later used by Newton in postulating his law of gravitation. Means केपलर का लॉ उन्होंने यूज़ किया, न्यूटन ने यूज़ किया, एंड उनका खुद का लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अभी हम ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने वाले हैं. ओके. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, प्लीज़ पे अटेंशन. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये लॉ देखने से पहले चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट का इसका खुद का मास होगा m1 और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का खुद का मास होगा m2. ये दो ऑब्जेक्ट है, मतलब सपोज़ ये आप है एंड ये आपका फ्रेंड है, ठीक है. आप दोनों एक कुछ तो डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं. तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. मतलब आप अपने फ्रेंड से अट्रैक्ट होगे एंड आपका फ्रेंड आपसे अट्रैक्ट होगा. मतलब कोई भी दो चीज़ें, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो होता है ना यूनिवर्स में, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. क्या करता है? अट्रैक्ट. ठीक है. अब ये जो अट्रैक्ट होता है ना, तो वहाँ पे फोर्स रहता है. ये एक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं. किससे अट्रैक्ट होते हैं? फोर्स से. तो जो ये फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं ना, ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मासेस के ऊपर. किससे प्रोपोर्शनल होता है? मासेस के ऊपर. प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब ये दोनों मासेस को आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. प्रोडक्ट ऑफ द मासेस मतलब इसका मास और इसके मास को आपको मल्टीप्लाई करना है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये मास बढ़ रहा है तो ये फोर्स बढ़ेगा. जब ये मास बढ़ेगा तब ये फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा. ओके. एंड ये फोर्स, ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट क्या है? ये जो फोर्स रहेगा ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इसका मतलब क्या होता है? इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग नीचे क्यों लिखते हैं पता है आपको? क्योंकि इन्वर्स का मतलब क्या होता है? अगर ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये फोर्स कम होगा. अगर ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ रहा है तो ये फोर्स क्या होगा? कम होगा. अगर ये डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है, कम हो रहा है. पहले 5 था तो 5 से 3 हो जाएगा. तो ये फोर्स, अगर ये डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा. समझा? अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा. उल्टा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा और ये अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा. ठीक है. अभी हम आगे का लॉ देख लेते हैं. ऑल द अबव कंसिडरेशन इंक्लूडिंग द केपलर लॉ led Newton to formulate his theory of universal gravitation. मीन्स केपलर का लॉ यूज़ करके न्यूटन ने अपनी थ्योरी दिया था. कौन सा थियोरी? थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. अब वो थियोरी क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे. प्लीज़ पे अटेंशन के. अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, मीन्स अकॉर्डिंग टू थ्योरी. किसकी थ्योरी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी. ओके. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स. इसका मतलब क्या है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, ये दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. एंड वो किससे अट्रैक्ट करेंगे? कुछ तो फोर्स से. किससे अट्रैक्ट करेंगे? कुछ तो फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे. ओके. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये किससे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली. किससे? डायरेक्टली का मतलब आप न्यूमरेटर में ही लिखोगे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब वो मासेस को मल्टीप्लाई करना है. मतलब m1 इंटू m2.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब मैं बता चुकी हूँ, अगर ये मास बढ़ रहा है तो ये फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, उसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी होता है। ओके, नाउ इज इनवर्स मतलब वो फोर्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ये था दैट वो जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड मतलब दूसरा भी इंपॉर्टेंट केस है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या था, फर्स्ट वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड ये फोर्स क्या है, इनवर्सली, इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन, क्या लिखोगे, 1 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब वो जो दो ऑब्जेक्ट है ना, वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का आप स्क्वायर लोगे। ऑब्जेक्ट था, उन ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस था उसका क्या लोगे आप, स्क्वायर लोगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसे हम आगे एक फॉर्मूले से देखते हैं। ओके, सो इट इज शोन हियर, ये जो फोर्स है मीन्स दिस टू ऑब्जेक्ट m1 m2, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंड वो अट्रैक्ट कैसे करेंगे, विद द फोर्स, एंड वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, दिख रहा है आपको ये। ओके, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अपॉन में 1/d स्क्वायर, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका क्या लोगे आप, स्क्वायर लोगे। ओके, सो इट इज़ गिवन ओवर हियर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो आई रीड दिस फॉर यू एज वी हैव डन, कुछ बहुत न्यू नहीं है, वही है, फोर्स को डिनोट किया है m1 से, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो मास है वो m1 है, एंड ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m2 है, ठीक है। as shown shows means this figure shows two object with mass m1 and m2, मतलब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m2 है, केप्ट एट अ डिस्टेंस d, मतलब ये दोनों एक डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस क्या है d, फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो d है। ओके, मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड इनवर्स का मतलब क्या होता है, वो जो डिस्टेंस है वो आपको नीचे लिखना है, ठीक है। सबको इतना तो समझा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो साइन है ना, ये साइन आपको निकालना है। तो जब ये आप साइन निकालोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें को इंक्लूड करना है, मीन्स कुछ तो यहाँ पे एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू, ये साइन निकालने के लिए आप क्या डालोगे, इक्वल टू जी डालोगे, इक्वल टू जी, ये साइन के जगह पे आप लिखोगे इक्वल टू जी। सो इट इज़ गिवन ओवर हियर, सी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो निकाला है यहाँ से, एंड इसकी जगह पे इक्वल टू जी डाला है, ये जी क्या है वो भी हम देखेंगे। ओके, सो नाउ योर फॉर्मूला गोज, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, ये फोर्स है, ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है, एंड ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस। Here g is constant of proportionality and this is called universal gravitational constant, means ये g क्या है, constant है proportionality के, यानी इसे क्या बोलते हैं, universal gravitation constant। अब हम आगे देखते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। Above law means that if the mass of one object is double, the force between two object also double। इसका मतलब क्या होता है, लाइक लॉ क्या था अपना, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दोगे मीन्स 2d, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब कि अगर ये डबल हो रहा है तो ये भी इंक्रीज ही होगा। ओके, सो अगर आपका एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स डिक्रीजेज बाय फैक्टर 4। इसका मतलब क्या होता है, लाइक आपका जो ये फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूले में अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे, डिस्टेंस को डबल करना मतलब d के जगह पे 2d डालना, ठीक है।
सो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4d स्क्वायर, मतलब पहले d था तो d के जगह पे 4 हो जाएगा ना, मतलब जो आपका आंसर आएगा उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, सो वो फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस बाय फैक्टर 4 हो जाएगा, मतलब आप फोर्स जो भी रहेगा उसे आप 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यू अंडरस्टूड, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम डबल कर रहे हैं तो डबल के बाद यहाँ पे डी स्क्वायर था ना, डी स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको स्क्वायर करना है, जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड डी स्क्वायर, इसके लिए वो रिड्यूस किससे हो जाएगा, बाय फैक्टर 4। If two bodies are spherical, the direction of the force is always along the line joining the center of the two bodies and distance between the center is taken as d। उसका मीनिंग क्या है, इफ इन केस आपका दो जो बॉडी है वो स्पेरिकल है, स्पेरिकल मतलब दोनों सर्कुलर है, ठीक है, तो उनका डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, मतलब ये जो लाइन जो सेंटर जॉइन कर रही है ना, यहाँ पे इनका डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, इनका डायरेक्शन फोर्स कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, d होगा। ओके, इन केस व्हेन बॉडीज आर नॉट स्पेरिकल और हैव इरेगुलर शेप, मतलब बॉडी स्पेरिकल नहीं, इरेगुलर शेप मतलब कोई भी ऐसा शेप है, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहाँ पे रहेगा, इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द मास एंड d इज टेकन टू बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो दो बॉडी है वो स्पेरिकल नहीं है तो इनका डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे होगा, जहाँ पे इनका पूरा ऑब्जेक्ट का जहाँ पे मास होगा ना वहाँ पे सेंटर ऑफ द मास मीन्स उसको वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स उस वे में होगा, तो जहाँ पे उनका सेंटर ऑफ द मास होगा उसी डायरेक्शन में उनका डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। लाइक यहाँ पे इनके सेंटर ऑफ द मास मतलब ये जो पूरे बॉडी का होल मास जहाँ पे रहेगा ना कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब एक पॉइंट रहता है जहाँ पे पूरे बॉडी का मास आता है, तो उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द मीन्स सेंटर ऑफ द मास, वो जो सेंटर जहाँ पे रहेगा ना उनका सेंटर ऑफ द मास वहाँ पे उनका फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, एंड ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसे क्या लेंगे, हम d लेंगे। ओके, from equation 2 it can be seen that value of the g is gravitational force acting between two unit masses kept unit distance away from each other, means what they are telling, force क्या था आपका, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, सो g क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है एंड ये डिस्टेंस यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 इंटू m2, तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन देम एंड वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, तीन चीज़ के ऊपर वो जो फोर्स डिपेंड करता है, उनके मास के ऊपर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। तो जी का वैल्यू तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मास है एंड जो डिस्टेंस है उसके ऊपर। ओके, लेट्स गो एंड सी नेक्स्ट स्लाइड। Thus, in SI unit, the value of the g is equal to gravitational force between two mass of 1 kg having 1 meter, they both object are 1 meter apart। इसका मतलब क्या होता है, like g जो है वो equal to gravitational force रहेगा, means g equal to gravitational force रहेगा, कब, जब दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का होगा एंड ये ऑब्जेक्ट का जो मास है ये 1 kg होगा, ये भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा 1 kg, तो g जो है वो इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ठीक है, इसे एक बार हम प्रूफ कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, फोर्स निकालना हमें, g वैसे का वैसा, m1 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास क्या था 1 kg, तो इंटू 1, सेकेंड भी ऑब्जेक्ट का मास 1 ही kg था, इसके लिए इंटू 1, वो दोनों के बीच में डिस्टेंस था 1 मीटर, इसके लिए 1 मीटर 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी फोर्स इज इक्वल टू जी, जी इंटू 1 जी होगा, फिर इंटू 1 जी होगा, 1 इंटू 1 1 होता है पता आपको, इसके लिए यहाँ पे जी आएगा एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसके लिए फोर्स इज इक्वल टू जी। ये कब आया फोर्स इज इक्वल टू जी, जब आपका मास 1 kg एंड वो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। ओके, अब ये देख लेते हैं, यूज़ योर ब्रेन पावर, आपको आपका ब्रेन यूज़ करना है एंड आपको कुछ तो प्रूफ करना है यहाँ पे, शो दैट मतलब आपको दिखाना है ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट किसका, जी का, ऐसा यूनिट ऑफ जी इज़ दिस न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, इसको ऐसा लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर
kg⁻², ठीक है। अभी kg⁻², इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली यही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ये जो नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है ना, अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी जो पावर है वो 2 के जगह पे -2 हो जाएगा। तो आपको प्रूफ करना है, g का यूनिट ये है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। वो हम प्रूफ करेंगे। इसका जो वैल्यू है g का, द वैल्यू ऑफ g वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी। किसने मेजर किया था? हेनरी कैविट्स ने मेजर किया था। उसका वैल्यू क्या था? 6.73 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करेंगे हम? g का जो वैल्यू है, मीन्स g का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, मतलब अपॉन kg², ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेट्स प्रूफ। फोर्स पता है आपको क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला G m1m2/d², ठीक है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, आपने पढ़ा है लास्ट ईयर ही। अभी भी मैं बता रही हूँ कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। जी, क्योंकि हमें जी का यूनिट निकालना है तो जी वैसे का वैसा आएगा। आप मास को किस में मेजर करते हो? केजी में, पता है आपको। जाते हो ना 1 kg 2 kg सामान लेने, तो मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में, इंटू केजी। कोई भी डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम? मीटर्स में मेजर करते हैं। 1 मीटर 2 मीटर ऐसा मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अभी आपको क्या निकालना है? जी का वैल्यू निकालना है। ये एन यहाँ है तो यहाँ पे ही रहेगा, इज इक्वल टू नहीं डाल रही मैं, सॉरी। सी, ये न्यूटन यहाँ पे ही रहेगा। ये जी जो है वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हमें जी का वैल्यू निकालना है। ये जो मीटर स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर में है ना, ये मीटर स्क्वायर। अगर ये राइट से लेफ्ट में जाएगा तो ये न्यूमरेटर में चल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे डिवीजन में था तो ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब ये केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा? केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा कि kg²। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर वो राइट से लेफ्ट में चला जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा ना, तो नीचे आ जाएगा kg² इज इक्वल टू, अभी आ गया अपना जी का वैल्यू। तो जी का वैल्यू क्या आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। आई होप आपको समझ में आया। हमें जी का वैल्यू क्या मिला? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। -2 क्यों? क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, मीन्स ये डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के वीडियो का, मीन्स आज के हमारे लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक है सेंटर ऑफ द मास। सेंटर ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब क्या है? लाइक अगर आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ द मास क्या होगा? वो होगा, या तो वो इनसाइड या आउटसाइड कहीं भी हो सकता है। वो क्या होगा? जहाँ पे ये पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का मास जो है जहाँ पे आएगा वही उसका सेंटर ऑफ द मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही उसका सेंटर ऑफ द मास हो जाएगा, ओके। सेंटर ऑफ द मास ऑफ अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट स्पेरिकल है, मतलब सर्कुलर है, ठीक है, एंड अगर उसका डेंसिटी जो है वो कैसा है? यूनिफॉर्म, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ द मास कहाँ पे होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब जहाँ पे उसका सेंटर होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे है तो इसका सेंटर ऑफ द मास यहाँ पे ही होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, डेंसिटी कैसी? यूनिफॉर्म है, तो उसका सेंटर ऑफ द मास कहाँ पे होगा? सेंट्रॉइड पे होगा। जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड होगा वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ द मास होगा, ओके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी हमारे टॉपिक्स है वो हम अपने आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ये ग्रेविटेशन का 3rd पार्ट था। ग्रेविटेशन का 1st एंड 2nd पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, सो प्लीज़ आप उसे वॉच कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट करिए टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।